हेलो एंड वेलकम गाइस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हैकर्स के बारे में और हैकिंग की खौफनाक और खतरनाक दुनिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज के टाइम में जो युद्ध हैं वो सिर्फ मैदानों में या बॉर्डर पे या आर्मी में ही नहीं लड़े जाते हैं। हैकिंग में भी आज के टाइम में आर्मी का यूज़ होता है। हैकिंग आर्मी जो है उसका यूज़ होता है। हर एक कंट्री की गवर्नमेंट जो होती हैं, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो, हर एक कंट्री की सरकारें जो होती हैं अपने हैकर्स रखती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो लोग ओपन नहीं करते हैं, लेकिन सब लोग अपने हैकर्स रखते हैं। जैसा कि यूएसए में, अमेरिका में एक मेला लगता है जिसका नाम है लास वेगास। उसमें दुनिया भर के पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड से जो है हैकर्स और साइबर एक्सपर्ट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हैकर्स हैं उनका माइंड देखा जाता है कि उनका माइंड किस तरह से काम करता है। यूएसए के जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं वो माइंड का एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हैकर्स का माइंड किस तरह से वर्क करता है, कैसे चलता है। लास वेगास में जो आज से कुछ साल पहले ऐसा ही एक मेला लगा था जहाँ पे हैकर्स ने इंडिया के बैंक से $3 करोड़ करेंसी इंडियन बैंक से उड़ा ली थी। ये जो हैकर्स हैं वो दुनिया भर की सरकारी वेबसाइट से लेकर निजी कंपनियों की वेबसाइट पे तक अटैक करते हैं। आगे हम जानते हैं कि आखिर कैसे चलता है हैकिंग का ये साम्राज्य। एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो साइबर एक्सपर्ट हैं, इनका नाम है हेलेना मैरीमैन। उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से हैकर्स की खतरनाक और खौफनाक दुनिया में झांकने की कोशिश की है। 1990 का टाइम था। सन 1990 में सोवियत संघ विघटन जो हुआ था, उसके बाद रसिया के रूस के कुछ मैथमेटिक्स और इंजीनियर्स जो थे वो बेरोजगार हो गए थे, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसी टाइम से जब इंटरनेट चालू हुआ था, उन्होंने फिर इंटरनेट की दुनिया में कदम रखा, इंटरनेट की दुनिया खंगालना शुरू किया। और उस वक्त साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई इतना अवेयर नहीं था, ना इतने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। तो उस टाइम में तो बहुत वीक सिक्योरिटी थी साइबर को लेकर। इन रूसी एक्सपर्ट ने हैकिंग के साम्राज्य की बुनियाद रखी। इन हैकर्स ने बैंकों को और सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना शुरू किया। अपनी कामयाबी के किस्से ये लोग एक न्यूज़पेपर चलता था वहाँ पे, उस न्यूज़पेपर में छपवाते थे। रूस में एक न्यूज़पेपर चलता था। रूस के एक रिपोर्टर जो है वो बताते हैं कि उस टाइम पे एक न्यूज़पेपर चलता था हैकर्स के लिए, तो उसमें वो लोग अपने कामयाबी के स्टोरी छपवाते थे। आंद्रेई बताते हैं कि उस दौर में बड़े रूसी हैकर का ताल्लुक हैकर पत्रिका से था। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि इन हैकर्स को लेकर वहाँ की गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती थी, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट तो इन हैकर्स का फ़ायदा उठाना चाहती थी और इन हैकर्स पे कोई निगरानी भी नहीं रखते थे। रूस की एक एजेंसी है, खुफिया एजेंसी FS, जिसके साथ उस एजेंसी का हैकर्स के साथ अच्छा खासा कांटेक्ट था। वो लोग उनसे भी अपना काम निकलवाते रहते थे। FSB के चीफ निजी तौर पर रूसी हैकर्स को जानते थे। 2007 में रूसी हैकर्स ने उनके एक पड़ोसी देश एस्टोनिया पर साइबर हमला किया था। इन हैकर्स ने एस्टोनिया की सैकड़ों वेबसाइट्स को हैक कर लिया था। उन्होंने रूस की सरकार के इशारे पर ये किया था और अगले ही साल इन रूसी हैकर्स ने जॉर्जिया पर साइबर अटैक किया था और इस साइबर अटैक में जॉर्जिया की बहुत सारी वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिससे जॉर्जिया को बहुत सारा नुकसान हुआ था। अब हम बात करते हैं रूस के सरकारी हैकर्स के बारे में। रूसी रिपोर्टर हैं, न्यूज़ रिपोर्टर हैं जो आंद्रेई, वो बताते हैं कि 2008 में जॉर्जिया पर रूस ने हमला किया था, जिसमें हैकर्स ने बहुत सारी वेबसाइट पर अटैक किया था और ये रूस की एक खुफिया एजेंसी के एम्प्लॉयज थे। रूस की सरकार को लगा कि वो फ्रीलांस हैकर्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी हैकिंग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए खुद की एक हैकिंग आर्मी तैयार की और इस हैकिंग आर्मी ने 2008 में जॉर्जिया पर हमला किया था, अटैक किया था। आज की डेट में रूस के पास बहुत ही पावरफुल हैकर्स की सेना है। रूस के हैकर्स पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में व्हाइट हाउस पर भी अटैक किया था, उन पर ये आरोप लगा है और पश्चिमी देशों के सोशल मीडिया पर भी रूसी हैकर्स निशाने पर हैं। बहुत सारे साइबर अटैक में रूसी हैकर्स की एक ग्रुप है, उनका
इसका नाम है फैंसीवियर। इस ग्रुप को रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस चलाती है। हैकरों के इस ग्रुप पर आरोप है कि इन्होंने पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखलंदाजी की थी। रूस के न्यूज रिपोर्टर आंद्रेई बताते हैं कि इन साइबर हमलों के जरिए रूस दुनिया को बताना चाहता है कि वो साइबर साम्राज्य का बादशाह है। सन 90 के दशक में हॉलीवुड फिल्म मैट्रिक्स से इम्प्रेस होकर सन 1990 में जो हॉलीवुड मूवी आई थी मैट्रिक्स, उससे प्रभावित होकर जिन रूसी साइबर इंजीनियरों ने हैकिंग की साम्राज्य की बुनियाद रखी थी, वो उनके लिए आज खूब ग्रो कर रहा है। बहुत से हैकर्स जो हैं रूस की गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मगर हैकिंग के इस खेल में रूस अकेला नहीं है और आगे भी जानिए ईरान के पास भी। अब हम बात करते हैं ईरान की। ईरान के पास भी कुछ ऐसे हैकर्स की आर्मी है। ईरान भी हैकिंग की दुनिया में एक बड़ा खिलाड़ी है। सन 1990 में इंटरनेट के आने के साथ ही ईरान ने अपने यहाँ लोगों को साइबर हमले के लिए, साइबर अटैक के लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। ईरान जैसे देशों में सोशल मीडिया सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मंच भी होते हैं। सरकार इनकी निगरानी में रहती है। ईरान के हैकर्स वहाँ की सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद करा देती है कि अगर कोई हैकिंग के अगेंस्ट बोलता है तो, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो हैकर्स को सपोर्ट करती है। इसलिए सन 2009 में जब ईरान के खिलाफ कुछ विरोधी प्रदर्शन जो चल रहे थे, तब ईरान ने क्या किया था, कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक कर लिया था, ये पता लगाने के लिए कि उनके खिलाफ जो साजिश है वो कहाँ से स्टार्ट की गई है और उसमें कौन कौन साझेदार हैं। सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके और उसका पता लगाया। उसके बाद उसमें जो भी लोग थे उनके ऊपर एक कमेटी बिठाई थी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई थी और उनको जेल में डाल दिया गया था। यानी साइबर से ईरान की सरकार को अपने खिलाफ तेज हो रहे बगावत सुर को शांत कर दिया। मतलब कि साइबर दुनिया की पावर ने ईरान के खिलाफ हो रहे जो प्रदर्शन हो रहे थे, विरोधी प्रदर्शन, उनको शांत कर दिया था हैक करके। ईरान के पास रूस जैसी साइबर से आर्मी तो नहीं है, लेकिन वो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया को अपना निशाना बनाती है। थोड़े दिनों पहले की बात है कि एलोन मस्क, जिनको तो आप जानते ही होंगे, उनका एक ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। उसमें जिसका भी हाथ हो, लेकिन अकाउंट हैक हुआ था, वो ट्विटर के एक्सपर्ट्स ने ही उनको बैकअप करके दिया था। जानकार बताते हैं कि साइबर सेना को वहाँ के मशहूर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स चलाते हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड चलाते हैं। ईरान की दुनिया में एक काबिल इंजीनियर और साइंटिस्ट होते हैं। दिक्कत यह है कि इनमें ज़्यादातर लोग पढ़ाई करने के बाद या तो अमेरिका चले जाते हैं या फिर पश्चिमी देशों में चले जाते हैं। ईरान में जो लोग बचे खुचे लोग रहते हैं, ईरान को उसी से ही काम चलाना पड़ता है। अमेरिकी थिंक टैंक कार्नेगी एंडोमेंट के लिए काम करने वाले करीम जो हैं, वो भी एक दूसरे दर्जे के साइबर पावर। ईरान, रूस और चीन, इजराइल साइबर ताकत के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर है। कौन से? चीन, अमेरिका, इजराइल और रूस। यूरोपीय देशों में साइबर सेनाएं दूसरे नंबर पर आती हैं। ईरान अक्सर साइबर हमलों के निशानों पर रहता है। खास तौर से अमेरिका और इजराइल से 2012 में चीन के तेल उद्योग पर बहुत साइबर हमलों में उसके सिस्टम और हार्ड ड्राइव का डेटा उड़ा लिया था। ईरान पर इस साइबर हमले के पीछे अमेरिका या इजराइल का हाथ होने की आशंका थी। ईरान ने इसी हमले से सबक लेकर अगले 3 महीने बाद दुश्मन सऊदी अरब पर एक बड़ा साइबर हमला किया। इस हमले में ईरान ने सऊदी अरब के बहुत सारे कंप्यूटर्स का डेटा हैक कर लिया था। आज हैकर्स ने अपने साम्राज्य को पूरी दुनिया में फैला दिया है। कामों बेस हर देश में मौजूद हैं। कहीं वो सरकार के लिए काम करते हैं तो कहीं सरकार के खिलाफ काम करते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तर कोरिया की, जहां साइबर हैकिंग पूरी तरह से सरकारी है। उत्तर कोरिया में साइबर हैकिंग पूरी तरह से सरकारी है। ऐसा देश है जहां साइबर हैकिंग पूरी तरह से सरकारी है। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में हैकर्स की सेना को सरकार चलाती है। वहां खुफिया एजेंसी RGB उत्तर कोरिया में 13-14 साल की उम्र से ही उत्तर कोरिया में क्या होता है कि 13-14 साल की उम्र से ही बच्चों को कंप्यूटर के लिए प्रेरित किया जाता है। हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट को स्कूलों में हैकिंग की खुफिया सेना में दाखिल कर दिया जाता है। मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है और या तो फिर वो बड़े होकर हैकर बनते हैं या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। संसाधनों की कमी होने की वजह से वहाँ पे इतना ज़्यादा कंप्यूटर, मतलब कि उस टाइम पे, अभी तो हर जगह डिजिटलाइजेशन हो गया है, लेकिन
पहले के टाइम में वहाँ पे कंप्यूटर्स की कमी होती थी, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, पेपर पे पेन से कीबोर्ड बनाकर उस पर बच्चों को प्रैक्टिस देते थे कंप्यूटर चलाने की। और जब स्टूडेंट थोड़े समझदार होते थे तो उनको कंप्यूटर अवेलेबल करा दिया जाता था। और जो स्टूडेंट बहुत ही तेज होते थे उनको हैकिंग के लिए तैयार किया जाता था। उत्तर कोरिया अपने यहाँ बहुत से स्टूडेंट को चीन और एशियाई देशों में आईटी की ट्रेनिंग के लिए भेजता था। कुछ लोग तो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर और उत्तर कोरिया के लिए ही काम करते थे, उन्हीं दूसरे देशों में रहकर, चीन और अमेरिका जैसे देशों में रहकर उत्तर कोरिया के लिए काम करते थे। और कुछ लोग वहाँ काम करके पैसा इकट्ठा करते थे और उत्तर कोरिया को भेजते थे। वो लोग हैकिंग से कमाई करते थे और बैंक या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह को निशाना बनाते थे, जिससे कि आसानी से एक अच्छी इनकम हो सकती है। ये उत्तर कोरियाई हैकर्स 80,000 से $1,00,000 तक फ्रीलांस हैकिंग करते हैं ताकि अपने देश में पैसा भेज सकें। जानकार मानते हैं कि करीब 2-3 हजार उत्तर कोरियाई फ्रीलांस का काम करते हैं। इनके निशाने पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या बैंक होते हैं। उत्तर कोरिया के हैकर्स दुनिया में कई बैंकों पर साइबर अटैक कर चुके हैं और बहुत सारी करेंसी भी उन लोगों ने उड़ाई है बैंक से। उनके निशाने पर लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर से लेकर पड़ोसी देश तक रहे हैं। अब जब साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि तमाम देशों में साइबर सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और गवर्नमेंट ने साइबर एक्सपर्ट भी बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं एक माया हॉरोविल्स जो है एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइबर सिक्योरिटी चेक पॉइंट के लिए काम करती है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल करेंसी की। वर्चुअल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी, जिसमें बिटकॉइन जैसी करेंसी आती है। लोग क्या करते हैं कि बिटकॉइन वर्चुअल करेंसी। इजराइल में रहने वाली माया बताती हैं कि आमतौर पर आईटी प्रोफेशनल्स ही साइबर हमलों के पीछे होते हैं। आईटी प्रोफेशनल्स जो कि साइबर एक्सपर्ट होते हैं वही हैकर्स होते हैं। ये 3 या 4 लोगों की टीम जो होती है वो मिलकर काम करते हैं और एक टारगेट की तलाश करते हैं। अगर उन्हें एक अच्छा टारगेट मिलता है तो वो उस पर अटैक करते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ मनी करेंसी उड़ाते हैं। माया हॉरोविल्स ने बताया कि हैकर्स का एक ग्रुप होता है जो लोग एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से अनजान रहते हैं, लेकिन ये लोग टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप का यूज करते हैं जो कि एक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग सर्विस है, जो कि हैकर्स के लिए और आतंकवादियों के लिए बहुत लोकप्रिय है। अपराधी इसके जरिए अपना कोड भी शेयर कर लेते हैं और एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं, यहाँ तक कि ये लोग तो अपना रियल नेम भी नहीं बताते हैं। लोग के नेम जो हैं वो कोड्स में होते हैं। ये लोग एक दूसरे से कोड्स में बात करते हैं। साइबर एक्सपर्ट जो हैकर होते हैं वो लोग अपना हैकिंग कोड बेच कर भी पैसे कमाते हैं। आज की डेट में साइबर अपराध जो है वो एक कारोबार बन गया है। साइबर दुनिया के अपराधी इन दिनों वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन को निशाना बना रहे हैं। वो दूसरों के खातों से वर्चुअल करेंसी को हैकिंग के जरिए अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं और उन्हें रियल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। माया हॉरोविल्स ने बताया है कि जो साइबर एक्सपर्ट या साइबर अपराधी होते हैं वो कंप्यूटर मोबाइल पर हमले करते हैं, प्रोसेसिंग की ताकत छीन लेते हैं। कई बार इसका पता भी नहीं चलता है और हमारे फ़ोन या लैपटॉप गर्म होने लगते हैं। लाइट की ज़्यादा खपत होने लगती है, बिजली का बिल बढ़ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है जो कि माया हॉरोविल्स ने बताया है। आइसलैंड नाम के एक छोटे देश में जहाँ पे लोग रोज़मर्रा की ज़रूरतें के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं और आइसलैंड में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेसिंग क्रिप्टो माइनिंग के लिए यूज़ होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे एक लिमिट के लिए लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड की जाती है। वहीं पर वर्चुअल दुनिया अपार है और अगर आइसलैंड में इसी दर से क्रिप्टो माइनिंग होती रही तो बाकी की ज़रूरतों के लिए एक दिन बिजली ख़त्म हो जाएगी। हैकर्स इन मामलों में भी परेशान हैं। जैसे उत्तर कोरिया, उसने ऐलान किया है कि जल्दी वो क्रिप्टो माइनिंग की कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगा। आज साइबर अपराधियों का साम्राज्य इतना फैल गया है कि धंधा अरबों डॉलर का हो गया है। हैकर्स सरकारों के लिए भी काम कर रही है और गवर्नमेंट जो है हैकिंग आर्मी भी तैयार कर रही है। हैकर्स जो है वो गवर्नमेंट वेबसाइट्स
और बैंक को निशाना बनाते हैं और उनसे अच्छा खासा पैसा उड़ा लेते हैं। ये थी हैकिंग की दुनिया की स्टोरी। कई कंट्री ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट जो है हैकर्स को ट्रेनिंग देती है ताकि वो आगे चल के दुश्मन देशों को निशाना बना सकें। तो जैसे ईरान जैसे कई देश भाड़े पर रखकर विरोधी आवाज को दबा रहे हैं। साइबर अंडरवर्ल्ड आज खूब ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने सुना होगा कि चोर के घर में ही चोरी हो गई। तो ये ऐसा है कि जो एक हैकर है वो दूसरे हैकर्स के कोड भी चोरी कर लेता है और उनसे वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है हैकिंग की। ऐसा भी होता है। तो गाइस, हैकिंग की दुनिया का सच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।